के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है राकेश सचदेवा। ये हैं लुधियाना पंजाब से। 30 अगस्त 1965 17:30। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है मकर लग्न की। चंद्रमा कुछ ऐसा जो इनको पापक ग्रह का असर और प्रभाव दे रहा है। अब जरा ध्यान से समझने की बात है, ये मकर लग्न की कुंडली के लिए कुछ भी अलग नहीं बताऊंगा। मैंने ये बात कल भी कही थी कि मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक जो यथेष्ट और मजबूत प्लैनेट होना चाहिए वही देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के कमजोरी से निर्णय अपना देने वाले और सुनाने वाले हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो किसी भी लग्न की हो, गुरु की स्थिति का और सूर्य की स्थिति का अच्छा होना और साथ ही साथ इन दोनों का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी बन रही है। क्योंकि अगर जो चंद्रमा कमजोर हुआ, पक्ष बल से कमजोर हुआ, तो वो रेगुलराइज नहीं कर पाता है, चीज़ों को एक जैसा नहीं बनने देता है और बैलेंस बनाने में गड़बड़ करता है। इस कुंडली के लिए सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं। वो अच्छे भाव में बैठे भी हैं और उनको अष्टम का दोष भी नहीं लगता है। इस वजह से व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति और व्यक्ति के पास वैचारिक क्षमता। और गौर करना तो लग्न से चंद्रमा 10वें स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा से मंगल एक साथ केंद्र में ही बैठे हैं। ये 10वें स्थान को चंद्र मंगल योग, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में इस भाव का अधिपति अगर शुक्र देखते हैं तो धर्म भाव में बैठा है, नीच का बैठा है, जिसका नीच भंग सूर्य बुध स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि इस भाव में या इस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो भाग्येश 10वें स्थान लग्न को देख रहा है। इसका एक सीधा सा प्रभाव ये है कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का बल हमेशा मिलता रहेगा। और ये कुंडली में जो चंद्रमा लग्न से 10वें स्थान में बैठे हैं और सूर्य से तृतीय स्थान में, ये कर्म जीव योग बना देता है। लग्न से चंद्रमा अगर केंद्र में बैठे हों, 10वें स्थान में बैठे हों, तो ये योग हो जाता है। और साथ ही साथ मंगल अगर बैठे हों तो भी। तो एक बात तो और है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा है पापक और वो बैठा है 10वें स्थान पे। व्यक्ति खुद का काम करे, अति निर्णय की स्थिति, एक जगह पर टिक कर के काम न करने वाला, दूसरों के कारण अपनी परेशानी को बढ़ाने वाला, हमेशा जल्दबाजी में रहने वाला, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी व्यक्ति ढाढ़स और सक्रिय रहता है। किसी दूसरे के लिए अपने समस्त चीजों को दांव पर लगा देता है और फिर खुद मारा मारा फिरता है। ऐसा 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में विदेश भाव के अधिपति, यह अष्टम 12वां भाव होता है ना, 12वां भाव ऋण से मुक्ति का और सेवा सुश्रूषा का होता है। सेवा ही करता रहे और अपनी स्थिति देखे भी नहीं। क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को चट्टान से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित, अपने जो निकटस्थ लोग होते हैं, जो कुटुंब होते हैं, उन लोगों का प्रिय बना देता है, बंधु बांधव का प्रेमी होता है, कम बोलने वाला, गंभीर बना देते हैं और व्यक्ति सोच समझ करके निर्णय लेता है। लेकिन जरा गौर करिए तो व्यक्ति की कुंडली में शनि द्वितीय भाव में बैठ करके जहां उसको गंभीरता प्रदान कर रहे हैं, गुरु जैसे 12वें भाव के अधिपति 6ठे भाव में बैठ करके पेट के रोगी बनाने के साथ साथ वात से, कफ से संबंधित समस्या दे रहे हैं और फिर वापस धन भाव को देख रहे हैं। धन का अधिपति धन में और धन का कारक जो व्ययेश हो रहा है उसने रोग भाव में बैठ करके, ऋण भाव में बैठ करके व्यक्ति को ऋण मुक्ति का प्रभाव भी दिखाएगा। ऋण से व्यक्ति मुक्त भी होगा और वापस धन भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख 100% और व्यक्ति खुद के बल पे भी अगर ना करे तो इतनी तो स्थिति बना देती है स्थितियां जीवन में कि व्यक्ति रच करके और बस करके जाता है। एक समय पे व्यक्ति के पास अथाह धन की स्थिति होती है, धन खूब कमाता है। और अभी तो इनकी कुंडली में अगर मैं दशा देखूंगा तो अभी बुध की दशा चल रही है, जो कि जन्म कुंडली का भाग्येश होने के साथ साथ रोगेश भी होता है। और वो जन्म कुंडली में 6ठे भाव का अधिपति होकर के, ऋण का अधिपति और भाग्य का अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। तो संभवतया ये ग्रह ज्यादातर परिणाम चूंकि मूल त्रिकोण राशि का करेगा, इस वजह से वो भाग्य का फल ज्यादा देगा। लेकिन चूंकि अंतरदशा अगर देखें तो 2020 के फरवरी के बाद से बुध में बुध ही चल रहे हैं और फिर उसके बाद केतु आ जाएंगे। वो वृश्चिक राशि का अधिपति केतु इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, इस वजह से भी थोड़ी परेशानी बढ़ी है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति ये सवाल पूछे कि मैं ऋण से मुक्त हो पाऊंगा कि नहीं, निसंदेह हो जाओगे, पर ऋण से आपका संबंध बना रहेगा। हो सकता है कि आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपके ऋण से आपको मुक्ति का मार्ग दिखा दें।
और एक बात है, आपकी कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो छठे स्थान में बैठे हैं। नौमांस कुंडली में गुरु नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हैं और नौमांस कुंडली भी मिथुन लग्न की बन रही है। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली बनती है तो लग्न के अधिपति शनि, यहाँ लग्न के अधिपति बुध और यहाँ पे लग्न के अधिपति फिर से वापस शनि ही बन रहे हैं। इसका मतलब है कि लग्न नवम और दशमांश कुंडली में, नौमांश कुंडली में ग्रह में शनि की अधिकता हो रही है। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो प्रभाव से युक्त है। शनि की तीसरी दृष्टि नीच की पड़ रही है, इस वजह से मानसिक सुख की कमजोरी बन रही है। जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव यहाँ है, पापी हो जाता है ये मन, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पापी भाव, मंगल जो है वो पापी भाव का अधिपति और चंद्रमा के साथ बैठा तो चंद्रमा को पापक प्रभाव मिल रहा है। सूर्य अष्टम में बैठते हैं तो व्यक्ति को कई बार सरकार से सपोर्ट ना मिले और कई बार उसको जो चाहे वो ना मिले या मिलते मिलते रह जाए, क्योंकि चंद्रमा पहले ही कमजोर है। इच्छा पूर्ति भाव का अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, तो भौतिकीय सुख संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पर हाँ, अर्थ का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अभी दशा कमजोर जा रही है। क्यों? क्योंकि नवांश कुंडली में वो लग्नेश होने के साथ साथ जाकर के जन्म कुंडली में नीचा विलासी हो रहा है। यहां गौर करिए, यहां इसके आगे इसके नीच की राशि बनी है। शनि यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं, यहाँ स्वग्रही धनेश, यहाँ वो नीच का हो गया तो धन की स्थिति कमजोर हुई ना। और धन का कारक इस कुंडली में 12वें का अधिपति होकर के आपको ऋण से जहां मुक्त करेगा। अब ये मुक्ति का भाव जो है वो थोड़ा देर से सही, पर हाँ इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर अभी ऋण मुक्ति में वक्त है, शिव जी की पूजा करनी होगी। और दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में आपका काम और आपका रोजगार जो है वो वस्तुतः 2023 से कुछ अच्छा चलता हुआ देख रहा हूं। अभी 1-2 साल तक थोड़ा अपने आप को रिवाइव करो, जो दिए हो उसे चुकाओ, जो लिए हो उसे दो और जो दे करके बैठे हो उसे थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करो। पुरानी मशीनों को ही बना करके रिपेयर करके ही चलाने का काम करना चाहिए, अभी देने से बचो। दूसरी बात है, ऋण भाव में अकेले गुरु बैठे हैं और इनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली में लग्न पे पड़ रही है। लग्न के अधिपति नौमांश कुंडली में नीच की राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से लग्नेश अगर शत्रुग्रही या नीच का हो रहा हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का प्रभाव एक वक्त में आने के बाद अगर राहु और रोगेश और शनि और मंगल या फिर पापक ग्रह या किसी खराब भाव के अधिपति एक्टिव होंगे तो थोड़े बहुत रोग की स्थिति भी बनेगी, तो नशों से संबंधित समस्या बनती है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो मानसिक अस्थिरता के दबाव में भी बढ़ जाता है, मन चिंतित, व्यथित और परेशान रहता है। पर इन सब के उपाय हैं, आप मुझे संपर्क करना, मैं उसका उपाय बता दूंगा। समाधान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके समाधान नहीं है। पर हाँ एक बात और है कि अगर समाधान है तो निस्संदेह उसमें विश्वास भी रखना होता है, क्योंकि ज्योतिष का कोई भी उपाय आपको 2 मिनट में और 2 दिन में तो ठीक नहीं करता है। उसके विश्वास पे आपको उस पे विश्वास करके ही चलना होता है। कोई भी ज्योतिषी आपको पुड़िया नहीं देगा कि तुरंत ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद नवांश कुंडली में शुक्र जो है वो लग्न में बैठ रहे हैं। यहाँ शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं नीच के होकर के। यहाँ नीच के होकर के बैठे थे, यहाँ वो मिथुन राशि के बैठ रहे हैं, जो यहाँ का कौन है, रोगेश। यहाँ का रोगेश यहाँ का लग्नेश बना। इस वजह से कई बार विपरीत परिस्थिति बनती है और कई बार व्यक्ति जो ऐसा होता है कि उसके साथ गलत निर्णय का भाव ऐसा जागृत हो जाता है कि जल्दबाजी में या कई बार ऋण से उसका संबंध कभी छूटता ही नहीं है। अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के लिए हमेशा ही व्यक्ति जो होता है वो परेशान सा रहता है। ये मकर लग्न की कुंडली है, चाहे जितना तिकड़म भिड़ा लो परेशान होने का प्रभाव दिख ही जाता है। उसके बाद आप जरा दशमांश कुंडली में देखो तो दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, टेक्निकल क्षेत्रों में जाने का प्रभाव दिखता है। शनि और मंगल का प्रभाव है, लग्न के अधिपति जो है वो शत्रुग्रही हो रहे हैं, इस वजह से भी परेशानी है। पर दशम स्थान में एक बात अच्छी है कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का बैठा है। यहाँ गौर करिएगा, दशमांश कुंडली में चंद्रमा नीच का है, नौमांश कुंडली में भी चंद्रमा नीच के हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति भी दिखा रही है। लेकिन चूंकि उसको जो पोजीशन का बल मिलना चाहिए, जो प्रभाव शुरुआत में मिलना चाहिए, वो चंद्रमा पापक बन रहा है, इस वजह से उसको बूस्टअप नहीं मिल रहा। वो जो प्रणोदक मिलना चाहिए, ईंधन, वो नहीं मिलने के कारण, और शिव की पूजा ही इस कुंडली को बचाने के लिए काबिल हो सकती है। शिव जी की पूजा चंद्रमा के प्रत्येक भावों में कमजोर होने से, यहाँ पे आप चंद्रमा को देखें, यहाँ पे ठीक है, लेकिन नीचा विलासी हो रहा है। गौर करिएगा, यहाँ पे जो भाग्येश है वो जन्म कुंडली में 4 नंबर की राशि में बैठा है, लग्न को देख रहा है तो भाग्यिकों को बल दे रहा है, पितरों का आशीर्वाद, धार्मिक क्रियाओं में जाना, पूजा पाठ का करना,
लेकिन अनियमितता भी हो और व्यक्ति तुरंत ही बदल जाता है, क्योंकि बुध जो है वो बदलाव पसंद होता है, वो तुरंत ही व्यक्ति को बदल देता है। लगातार एक जैसा काम न करे, लगातार बदलता रहे। लेकिन चंद्रमा जो है वो इसमें असहयोग की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि रोग में भी बैठे और नीच के भी बैठे, वही स्थिति यहां भी। लेकिन आप अगर इसको ठीक करोगे तो ये तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बली हो रहा है। नवांश और दशमांश कुंडली में चंद्रमा के नीच होने से उस ग्रह को अतिरिक्त बल मिल रहा है। साथ ही साथ दशमांश कुंडली के दशम स्थान में बुध, चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को खुद का व्यवसाय करने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आप अगर खुद का काम करो तो निस्संदेह अच्छी बात है। अब इतने वर्षों तक आपने कौन सा काम किया है, इस पे चर्चा करनी आवश्यक है, और वो कैसा जा रहा है इस पे भी चर्चा करने की बात बनती है। ये कुंडली इतनी सरलता से समाधान नहीं देगी, क्योंकि आप एक लंबे वक्त तक 1965 से लेकर के इतने लंबे वक्त तक आपने काम किया है, और अगर मैं इसको 10 मिनट में समेटना चाहूं तो ये हमारी मूर्खता होगी। इसलिए इस कुंडली पे चर्चा की बात बनेगी, और वो मैं करूंगा और तैयार भी हूं। मुझे फोन करना, मैं जरूर बात करूंगा। दूसरी बात है, इस कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से देखना गुरु का संबंध अच्छा है, यानी कि ये एक अच्छी बात है। व्यक्ति ने सुना भी है और सुनाया भी है। दूसरी बात है कि मंगल का असर है उच्च का, तुला का बैठा है और लाभेश होकर के बैठा है। व्यक्ति लालच से युक्त होकर के निर्णय भी लिए हैं और गलत निर्णय भी उसके साबित हुए हैं, उसके निर्णय गलत साबित हुए हैं, पक्की बात है। अभी बुध की दशा चल रही है, रोगेश है तो जरूर रोग देगा। लग्न को देख रहा है और उस पर जरा देखना तो यहाँ के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में इससे केंद्र में बैठे हैं, तो इस भाव का बल बढ़ रहा है, यानी कि डेली बेसिस का इनकम भी हो सकता है। अभी आप कमजोर अपने आप को न समझो। प्रतियोगिता भाव का अधिपति अगर लग्न को देखेगा तो वो कमजोर होने को कभी नहीं कहता है, और वो वस्तुतः ये भी कहता है कि कमर बांध करके तैयार रखो और अपनी पतलून बिल्कुल टाइट रखो, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है, लड़ाई अभी बाकी है। क्यों? आपकी कुंडली में आपके व्यक्तित्व को भाग्येश देख रहे हैं, आपके पूर्वजों का बल आपके पास है, आपके पितरों का बल आपके पास है, आपके आत्मविश्वास का बल आपके पास है, आपकी ऊर्जा आपके साथ है। जीवन में प्रत्येक चीजों की इच्छा शक्ति जो भी आप पैदा करना चाहते हो या जो भी आप कर रहे हो उसकी स्थिति आपके पास है, वो समस्त चीजें आपको मिल सकती हैं। जरा गौर से देखो, लाभ का अधिपति उच्च की दृष्टि से लग्न को देख रहा है, जिसपे शुभग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति लक्ष्मी संपन्न बनाने का योग, ये चंद्र मंगल योग, और इसे कुल दीपक योग भी कहते हैं। गुरु से चंद्रमा का केंद्र में जाना, शनि का स्वग्रही होना, पर उसको कमजोरी इस वजह से क्योंकि नौमांश कुंडली में वो नीच का हो रहा है और दशमांश कुंडली में वो स्वयं शत्रु के घर में बैठ रहा है। इस कुंडली के लिए वो स्वयं लग्नेश होकर के देख रहा है, तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में लाभ देने वाला बनेगा। बुध में शनि आएंगे तब, पर वो बहुत बाद में। अभी बुध में केतु आएंगे। केतु और राहु की स्थिति को आप जरा समझना। इस चीज में अगर मैं देखता हूं तो राहु और केतु की स्थिति आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं है। राहु और केतु की स्थिति में अभी केतु की जो दशा आएगी उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास अभी बल बचा हुआ है, और वो आपसे निकलवा लेगा, पक्की बात है। आप आलस्य ना करना, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करना, सोच समझ करके फैसला करना, नए लोगों से मित्रता करने से बचना, लालच से युक्त ना होना, प्रमाद ना करना। और दूसरी बात है, अभी जितना ज्यादा हो सके पंडितों की, ब्राह्मणों की, गायों की और धर्म की पालन करने की स्थिति में ही रहना। धर्म के पालन करने का प्रभाव आपको मजबूत बना देगा। एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली के 6ठे स्थान से अगर गुरु का संबंध बन जाए, यानी कि व्यक्ति पूजा करता है, पाठ भी करता है, मंत्र भी जपेगा, लेकिन रेगुलर नहीं करेगा। अगर रेगुलर करते हो तो निस्संदेह की अच्छी बात है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य भी और गुरु भी दोनों अष्टम और छठे भाव में बैठे हैं। पिता के कारण कई बार व्यक्ति को नुकसान भी होता है, कई बार पैतृक संपत्ति मिलते मिलते रह जाती है। हालांकि सूर्य और शनि दोनों स्वग्रही होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं, तो देर से ही सही, पर व्यक्ति के पास अपनी जो स्थिति होती है, जो वो पुराना खोया रहता है, वो तुरंत मिल जाता है, या एक लेवल के जाने के बाद, बुरे वक्त के बीतने के बाद वो तुरंत उस चीज को प्राप्त भी कर लेगा। ये बात भी बनती है। और दूसरी बात है, जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति अगर नीच के हो रहे हैं तो आपको बेसिकली मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि 12वें भाव का अधिपति उसे देख रहा है, तो व्यय तो करेगा। मैं आपको खुश करने के लिए ये बात नहीं कर सकता कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, नहीं, क्योंकि धनेश वापस नौमांश कुंडली में अगर नीच का हो रहा है और नौमांश कुंडली के बाद अगर दशमांश कुंडली में वो लग्नेश होकर के और लग्न को देख रहा है, तो वापस वो रिवाइव कर रहा है। तो एक समय में आने के बाद व्यक्ति के पास वो था, बीच में कमजोर हुआ, पर वापस वो फिर मिलेगा। इस वजह से मैंने ये बात कही कि आपको अपना बल गंवाने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा को ठीक करो, शिव की पूजा करो,
सूर्य की आराधना करो, देवताओं का दर्शन करो, पंडितों को दान किया करो, गाय की सेवा करो, गाय को छू करके प्रणाम कर लिया करो। उसके बाद अब इधर आइए, जन्म कुंडली के आपकी कुंडली में मैं एक बार ग्रह स्थिति पर चर्चा करता हूं। सूर्य बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको कहीं भी संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा 25 डिग्री 25% का परिणाम करेंगे और इस कुंडली के लिए वो कमजोर होते हैं। इस वजह से वो कमजोर होकर के बैठा है ना। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र बनते हैं, वो जन्म कुंडली में जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। अब जरा गौर से समझना, तो लग्न के अधिपति शनि धन भाव में बैठे महाधनी योग बना, उस पर गुरु जो धन के कारक होते हैं वो देखते हैं, और पंचम भाव के अधिपति का नवम भाव में जाना पर नीच का होना, और यहाँ के अधिपति का इसका नीच भंग करते हुए भाग्य का अधिपति होकर के रोगेश होने के साथ साथ जन्म कुंडली के लग्न को देखना। रोग भी देगा, ऋण भी देगा, भाग्य का बल भी है और पितरों का आशीर्वाद भी है। व्यक्ति धार्मिक भी है, प्रणेता भी है, पुजारी भी है और पूजा करने वाला भी है। और एक बात और बताऊं तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का अधिपति अगर मंगल उसे देख रहा है तो चल अचल संपत्ति का भाव भी है। यहां से अगर देखते हैं तो मंगल का संबंध है। अब ध्यान से समझने की बात है और गहराई में उतारता हूं। चतुर्थ स्थान के अधिपति के ऊपर अगर जन्म कुंडली में बुध से संबंध बने, दोनों केंद्र में है बुध और मंगल, यानी कि बुध कौन है, छठे स्थान का अधिपति, उस पे गुरु की दृष्टि है, यानी कि चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ जाने के कारण व्यक्ति को वापस वो सारी चीजें रिवाइव और प्राप्त करने की स्थिति में लेके जाता है। ऋण मुक्ति का भाव 12वां होता है। उस भाव का अधिपति अगर उसे देख रहा है तो वो राशि बलवान है। इस वजह से कि अभी वो दशा में नहीं है तो परिणाम देर से ही आए, पर हो सकता है कि आप उस समय या मैं उस समय तक जीवित न रहूं, लेकिन ऋण में आप हो उसको मुक्त करने के लिए प्रयास बाकी करना जरूरी है। उपाय भी है, प्रयास भी करना होगा और आप करोगे भी। क्यों? क्योंकि आप मकर लग्न के हो, आसानी से आप छोड़ोगे नहीं। और एक बात है कि आपके पास अनुभव बड़ा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अनुभवों का भाव ये होता है, यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है। स्वभाव का भाव ये होता है क्योंकि द्वितीय भाव का वो पूरक होता है जहाँ से स्वभाव का निर्धारण होता है। गंभीर हो आप, गंभीर ही रहना, बातचीत कम करना, निर्णय सुनाने पे ज़्यादा फोकस करना और बहुत ज़्यादा किसी से बकवादी ना करना, बकवास ना करना। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं तो कई बार व्यक्ति को टसन होता रहता है समाज से, लोगों से, और प्रतिस्पर्धा मिलती रहती है। लेकिन एक बात है कि आप हो गंभीर तो गंभीर ही मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी बात करूं तो जन्म कुंडली में दशमांश चार्ट में दशम स्थान का अधिपति मंगल लग्न में बैठा है और लग्नेश को देख रहा है, ये ठीक है। अब एक बात और बता दूं, अगर तो आपकी कुंडली में मंगल भी ठीक परिणाम देंगे, बुध और गुरु 25% के परिणाम के साथ आपको, दरअसल बुध की दशा में आप थोड़े कमजोर भी होगे। कैसे? बुध की दशा में आप थोड़े न्यूट्रल हो जाओगे, तो ये ना होना, ये आपको अकर्मण्य बनाने का प्रयास करेगा, आलस्य देगा और आलसी बनाने का प्रयास करेगा। ये ना करना, एक्टिव रखना और अपने आप को बूढ़ा और वृद्ध ना समझना। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो अवस्था उनकी ठीक है, वो हमेशा आपकी कुंडली में जब भी आएंगे तो परिणाम देंगे केतु के बाद। उसके बाद अगर बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में अगर मैं और भी थोड़े निकट से और भी इसको समझता हूं तो शनि इस कुंडली के लग्नेश और जा करके उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो व्ययेश है, इस वजह से व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का, प्रभाव का, अपने आचरण का, अपने मतलब प्रत्येक चीज़ों का, जो भी आप समझ लो, सबका थोड़ा थोड़ा व्यय होता रहेगा और वो सबको थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज करता रहेगा। ये बात भी बनती है। अब बात मैं नक्षत्रों पे कर लूँ तो आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं, वो जो लग्नेश हैं, वो आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं जिसका अधिपति उसे देख रहा है, और गुरु मृगशिरा नक्षत्र में जिसका अधिपति मंगल उसको देख रहा है। नहीं, मंगल जो बैठे हैं वो बैठे हैं स्वाति नक्षत्र के। अब जरा ध्यान से समझना, जिस नक्षत्र में शनि बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति अगर उसे देखेगा तो निस्संदेह ये व्यक्ति को लाभ देगा और मिला भी है। गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का सुखेश होता है और लाभेश होता है। वो कई प्रकार से व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाया है और व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी को और ऊर्जा को बना करके रखने वाला भी है। चंद्रमा जो है वो चित्रा नक्षत्र के बैठे हैं, लेकिन इस कुंडली में मंगल बहुत अच्छे नहीं होते। इस वजह से व्यक्ति को भाग्य का लाभ कई बार कमजोर सा मिलता है। अपने पितरों का आशीर्वाद
प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा और उनको याद कर लेना चाहिए और उनके निमित्त कुछ अगर हो सके तो दान पुण्य कर लेना चाहिए। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर मैं मंगल की बात करता हूं तो स्वाति नक्षत्र, राहु जो है वो उच्च के बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, जिसका अधिपति चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठ करके अपने प्रभावों में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु उच्च के और बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र के, जिसका अधिपति इस कुंडली के केंद्र का अधिपति है और केंद्र में बैठा है। इस आधार पर मैंने बात कही थी कि राहु और केतु की दशाएं खराब नहीं जाएंगी, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। गणेश जी की पूजा, गाय की सेवा, सूर्य को अर्घ और एक दो उपाय बताऊंगा, आप मुझे उसके लिए संपर्क करना, ये सब चीज़ बताना मुझे, ताकि मुझे याद हो जाए कि मुझे क्या क्या कहना है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन कर और क्या क्या पूछना है। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर संततियों के साथ संबंध बढ़िया बनाना, माता जी के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करना, उनको अगर कोई बीमारी हो या अगर वो हों अभी तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा चेक करते रहना चाहिए। पिता के साथ आपके संबंध कितने अच्छे थे ये तो आप जानते हो, पर वस्तुतः मेरे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो ठीक ही हैं, पर कमज़ोर भी हैं, क्योंकि अधिपति और कारक दोनों कमज़ोर हैं। गुरु की दृष्टि है तो हो सकता है कि वो अच्छे हों, लेकिन कई बार वो कोमलता के साथ साथ कठोरता भी होती है। आपकी कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूँ उसके आधार पर D16 चार्ट में लग्न का अधिपति बनता है शनि, वो उसे देख रहा है और मानसिक अस्थिरता का भाव भी है। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर मैं जो भी देख रहा हूँ उसके आधार पर आप पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो, मंत्र जपो, क्योंकि अब इस अवस्था में आने के बाद तो एकमात्र वही उपाय बचता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।